और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में चल रहे COP28 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी का स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी पीएम का अभिनंदन किया। COP28 में महत्वपूर्ण जलवायु मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इसमें जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में भावी प्रयासों के लिए कार्यनीति रूपरेखा तैयार करने पर मंथन किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आज विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी COP28 के शीर्ष स्तरीय आरंभिक सत्र में हिस्सा लेंगे और इससे जुड़े 3 अलग अलग सत्रों में भारत का पक्ष रखेंगे। तो COP28 के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के अखबार अल इत्तेहाद के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि भारत आशावादी है कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित COP28 प्रभावी जलवायु कार्रवाई में नई गति लेकर आएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात हरित और समृद्धि को आकार देने में भागीदार हैं। पीएम ने कहा कि COP28 प्रभावी जलवायु कार्रवाई में नई गति लेकर आएगा। संयुक्त अरब अमीरात हरित और समृद्ध भविष्य को आकार देने में अडिग हैं। दोनों देश मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि विकासशील देश समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, फिर भी विकासशील देश इसके समाधान का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत है। तो इस वैश्विक सहयोग की जरूरत पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में, इस जलवायु परिवर्तन में कोई भी पीछे न छूटे और खासतौर पर ग्लोबल साउथ पीछे न छूटे, यह सुनिश्चित करना होगा। और यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्लोबल साउथ की विकास प्राथमिकताओं से समझौता न किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस पहलू को उचित रूप से संबोधित किया गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर सभी स्रोतों से निवेश और जलवायु वित्त को अरबों से खरबों डॉलर तक तेजी से और बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता की मान्यता भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु वित्त पर यह जानना आवश्यक है कि विकासशील देश समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, फिर भी विकासशील देश इस समस्या का समाधान का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं, लेकिन वो आवश्यक वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के बिना योगदान नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपेक्षित जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की पुरजोर वकालत की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत करेंगे। यह महत्वपूर्ण आयोजन है जिसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इसे ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के सिद्धांतों के अनुरूप सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस वर्ष 13 अक्टूबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम पर्यावरण के लिए एक व्यापक जीवन शैली लाइफ पहल के तहत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत शुरू में जल संरक्षण और वनीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने वाली विशिष्ट गतिविधियों के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट कमाने की सुविधा देगा। इन क्रेडिट का कारोबार घरेलू बाजार मंच पर किया जा सकेगा। इससे पारंपरिक कार्बन उत्सर्जन पर ध्यान देने से परे एक ऐच्छिक पर्यावरण कार्रवाई को प्रोत्साहित करने की बाजार आधारित सोच का पता चलता है। इस कार्यक्रम के तहत 8 विशेष गतिविधियों की पहचान की गई है और ये है पौधरोपण, जल संरक्षण, टिकाऊ खेती, अवशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण कम करना, मैनग्रोव संरक्षण और बहाली, इको मार्क, टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचा।
ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रशासन की जिम्मेदारी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को सौंपी गई है। और वहीं इससे पहले दुबई में हो रहे जलवायु परिवर्तन के शिखर सम्मेलन के पहले दिन बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत औपचारिक रूप से जलवायु आपदा कोष व्यवस्था को मंजूरी दी गई। इसके तुरंत बाद ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोष के लिए $475 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई गई। $475 मिलियन। यूरोपीय संघ ने इस कोष में करीब $275 मिलियन, मेजबान यूएई ने $100 मिलियन देने की घोषणा की। यूरोपीय संघ के $275 मिलियन की घोषणा में जर्मनी के $100 मिलियन का योगदान शामिल है। जर्मनी के $100 मिलियन का योगदान शामिल है यूरोपीय संघ में 275 में से। और अमेरिका के जलवायु दूत जॉन कैरी ने भी इस कोष में $17.5 मिलियन देने की घोषणा की है। जापान ने $10 मिलियन देने की घोषणा की है। भारत ने पहले दिन लिए गए फैसलों का स्वागत किया है। और इस पूरी खबर पर जो COP28 चल रहा है, इससे जुड़ी हुई तमाम खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार दुबई से जुड़े हुए हैं। शिशिर, सबसे पहले तो ये जो $475 बिलियन का एक कोष तैयार करने की बात कही गई है, और जिस तरह से यूरोपियन यूनियन और जो दूसरे देश है, खासतौर पर जर्मनी, जिस तरह से आगे आया है, कैसे देखते हैं इसकी प्रगति को? COP28 क्या सही दिशा में बढ़ रहा है? इसको देखकर ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि शुरुआत है, क्योंकि इससे पहले जब COP27 की बैठक हुई थी पिछले साल इजिप्ट में, उस वक्त जो है लॉस एंड डैमेज फंड का गठन किया गया था। ये कहा गया था कि ख़ास तौर पर ये जो फंड है वो जो विकसनशील देश है उनको जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो प्रमुख इसके पीछे कारण था कि किस प्रकार से प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल एनर्जी को, ये प्रमुख कारण था। और इस बार हमने देखा कि जो कंपनीज़ है, खासकर जो कंट्रीज़ है जो COP20 कॉन्फ्रेंस पार्टीज़ की है, इन्होंने जो है अपनी तरफ से एक जो है फंड देना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपने जिक्र जैसा किया, तो अलग अलग, हालांकि भारत इस चीज़ को लेकर काफ़ी मुकर रहा है कि किस प्रकार से अगर हमें जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना होगा तो ऐसे में पैसों की आवश्यकता होगी, और पैसों की आवश्यकता होगी तो जाहिर सी बात है कि जो विकसित देश है उनके ज़रिए जो है वो विकसनशील देश है उनको मदद की भी ज़रूरत होगी। आज के इसमें दो चीज़ें काफ़ी प्रमुख तौर से निकल भरकर सामने आई है और भारत ने स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री ने इस बारे में उल्लेख भी किया, अपने जो आर्टिकल उनके द्वारा लिखा गया है उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई है। पहली बात तो ये है कि किस प्रकार से ये वित्त कोष जो है किस प्रकार से मुहैया करा जाए, सभी देश जो है वो इसमें एक साथ आए और इस वित्त कोष को मुहैया करा दी सके। और दूसरा महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है वो है किस प्रकार से जो है टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र किया जाए। जाहिर सी बात है कि जो विकसनशील देश है उन देशों के पास इन दोनों चीज़ों का अभाव होने के कारण अगर कोई बड़ी अगर पर्यावरण को लेकर करना है तो ऐसे में इन दोनों चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत होगी। प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था और अब हम ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भारत ने जो बात कही है भारत उस पर अमल कर रहा है। मसलन अगर हम COP28 बैठक के बारे में अगर देखा जाए तो अभी इस वक्त कुछ देर बाद जो है जो प्रमुख नेता है उनकी बैठक शुरू होगी और उसके बाद भारत के 3 प्रमुख जो है आज महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। जिसमें पहला जिसका जिक्र आपने रिपोर्ट में हमने किया वो है ग्रीन क्रेडिट। किस प्रकार से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पूरे अगर कहा जाए तो गैमेट में लाया जाए और इसीलिए उनको इंसेंटिवाइज़ किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि अगर हम इंसेंटिवाइज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ और इंडिविजुअल जो है वो सहभागी होंगे, उसका दायरा बढ़ेगा, इसका सीधा फ़ायदा जो है जो लक्ष्य हमें रखा है उसको पाने के लिए हो जाएगा। तो ये प्रमुख है। और ख़ास तौर पर ग्रीन हम बात करें क्रेडिट की तो ये भारत और यूएई मिलकर साझा ये काम कर रहे हैं। पिछले महीने अक्टूबर में अगर देखा जाए तो भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी निकाला था, उसके बाद इस पर अब कार्य शुरू कर दिया गया है। तो यूएई भारत इसमें साझा कार्य करेंगे और ऐसे में जो कंपनीज़ है, जो प्राइवेट कंपनीज़ है, प्राइवेट सेक्टर्स है, इंडिविजुअल्स है, उनको भी इसमें लाने की कोशिश करेंगे। ये प्रमुख मुद्दा भारत जो है वो कर रहा है। दूसरी प्रमुख बात भारत इस वक्त ध्यान दे रहा है वो है ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस, जिसके हमने जिक्र हम हमेशा करते हैं कि भारत किस प्रकार से कह रहा है कि अगर फाइनेंसिंग इसमें ठीक ठाक हो तो जाहिर सी बात है जो उपाय हम सुझा रहे हैं या फिर जो उपाय COP28 सुझा रहा है उनको शायद पूर्ण करने में कोई दिक्कत
का सामना नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए जैसे हम कह रहे हैं कि विकसित राष्ट्र जो है उनको सामने आने की ज़रूरत है, और अगर वो सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो अन्य देश है उनको भी वो टारगेट अचीव करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि इस बार देखिए सिर्फ विकसित राष्ट्र जो है वो ये टारगेट पूरा नहीं कर सकते, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ग्रीन इकोनॉमी की हम बात करें, ग्रीन जोन की हम बात करें, उसको बढ़ाया नहीं दिया सकता। इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। उस कलेक्टिव एफर्ट्स में विकसनशील देश भी आते हैं। ऐसे में दोनों देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर देखा जाए वो अलग अलग है। तो ऐसे में जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए अगर जो काम दिया गया है, अगर वो देश अगर करते हैं और उनको अगर खासतौर पर विकसनशील देशों को फ़ायदा मिलता है, तो ऐसे में एक कलेक्टिव अप्रोच होगा और एक कलेक्टिव स्टेप्स लिया जाएगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भारत का यही अप्रोच रहा है पिछले कई सालों से अगर हमने देखा, और अब आज भी अगर देखा जाए तो भारत इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक साक्षात्कार में भी ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है, जी अपने एक साक्षात्कार में भी इन विषयों को प्रमुखता से उठाया है। आज क्या कुछ खास होने वाला है, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। जो 3 महत्वपूर्ण सत्र हैं उनके विषय में आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं SIS JNU, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए शिशिर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से अभी शिशिर बता रहे हैं दुबई से हमें कि $475 मिलियन का एक कोष जो है विकसित करने की बात कही गई है, उसमें जर्मनी ने $100 मिलियन दिया है, दूसरे देशों ने भी उसमें मुक्त हस्त एक तरह से कहा जाए तो पैसे प्रदान किए हैं। किस तरह से देखते हैं COP28 की शुरुआत को? आपको लगता है कि एक सही दिशा में बढ़ता हुआ कदम है? COP28 की सफलता को लेकर आशान्वित हैं आप? निखिल, ये जो लॉस एंड डैमेज फंड जो बनाया गया 28 में, वो अपने आप में बड़ी अच्छी शुरुआत है। इसकी सोच पिछले COP27 में शुरू हुई थी शर्म शेख में। पर आप देखें लगातार पूरे इस साल में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान ये क्लाइमेट क्राइसिस का मुद्दा लगातार अग्रणी मुद्दा बना रहा और उसमें बार बार अलग अलग तरह से बातचीत हुई है। तो हालांकि ये $475 मिलियन का फंड अपने आप में बड़ी अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि G20 शिखर सम्मेलन में बार बार कहा गया कि यदि विकसित देश चाहते हैं कि 2030 तक नेट जीरो एमिशंस का उद्देश्य रखना है, तो उसके लिए कम से कम $6 ट्रिलियन मुहैया कराने की जरूरत है, उसके साथ तकनीक मुहैया कराने की जरूरत है। तो इसलिए उद्देश्य इस तरह के रखे जाएं जिनको हम पूरा कर सकते हैं। और उसमें विकसित देशों को बार बार कहा जाता है जो जिम्मेदार हैं इन क्राइसिस के लिए, जो आज पर्यावरण की क्राइसिस है उसके जो जिम्मेदार देश हैं वो तो विकसित देश हैं, और खामियाजा भुगतते हैं विकासशील और कम विकसित देश। तो इसलिए लगातार भारत भी ये बात कहता है कि वित्त और तकनीक का लगातार हस्तांतरण होना चाहिए, ताकि आज जब विकसित और कम विकसित, विकासशील और कम विकसित देश इस पूरी मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, तो विकसित देशों को ये इनको मुहैया कराना चाहिए। और दूसरी बात, आप देखो रोजमर्रा के जीवन में भारत में अब जिनको हम एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स अब कहते हैं, फ्लड या ड्राउट या और तरह के लैंडस्लाइड्स और क्या क्या, तो वो भारत और पूरा विश्व आप देखें, आप रोजमर्रा के जीवन में आपको उससे जूझना पड़ रहा है। तो उसके क्लाइमेट चेंजेस में बहुत सी ऐसी चीजें आप बात कर रहे हैं कि जहां लगता है कि क्लाइमेट चेंज का असर काफी इरिवर्सिबल होता नजर आ रहा है, कि उसको शायद हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उसकी जो अर्जेंसी की बात है वो भी इसमें आ जाती है कि आप पूरी कोशिश तो कर ही रहे हैं और उसमें वित्त भी और तकनीक हस्तांतरण करने की बात है, पर उसको जल्द से जल्द करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये इस परिप्रेक्ष्य में ये जो शुरुआत हुई है लॉस और डैमेज फंड की, वो अपने आप में अच्छी शुरुआत है। अब उम्मीद ये करते हैं कि जो इस तरह से वायदे किए गए हैं कि इतना जो उन्होंने अलग अलग देशों ने प्लेज किया है, UAE ने खुद किया है और उसके साथ यूरोपियन यूनियन और एक छोटी रकम यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने भी प्लेज की है, ये मुहैया कराया जाएगा। और वित्त के साथ साथ तकनीक का भी हस्तांतरण होना चाहिए, तभी इस तरह की जो चिंता है पर्यावरण को लेकर उससे हम थोड़ा सुलझ पाएंगे।
जी, निश्चित तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि ये ताज़ा तस्वीरें हैं और ग्रुप फोटोग्राफ है जो जो इस वक्त COP28 के सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेता पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के तमाम शीर्ष नेता इस वक्त COP28 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल प्रधानमंत्री ने एक वहाँ के लोकल डेली में साक्षात्कार भी दिया और साफ तौर पर कहा कि ग्लोबल साउथ की जो विकास की प्रतिबद्धताएं हैं उनसे समझौता नहीं किया जा सकता या उनको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। किस तरह से इसको देखते हैं और ख़ास तौर पर COP28 में भारत की भूमिका के विशेष संदर्भ में? हमने देखा कि पूरे इस वर्ष में भारत की G20 की अध्यक्षता में जो सबसे खास मुद्दा रहा वो यही रहा जी कि किस तरह से पूरे विश्व को हम एक परिवार की तरह से देखेंगे और एक भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे जी। और उसमें ग्लोबल साउथ को ग्लोबल डिसीजन मेकिंग के सेंटर स्टेज पर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक थोड़े से देश कोशिश करेंगे तो ये क्लाइमेट क्राइसिस से हम नहीं उभर पाएंगे, क्योंकि ये ग्लोबल और यूनिवर्सल, मतलब केवल मनुष्य जाति के नहीं बल्कि जीव जंतु और पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए भी इसकी चिंता है। तो क्योंकि ये चुनौती पूरे विश्व के लिए है, इसलिए पूरा विश्व जब तक इसमें नहीं जुड़ता है तब तक इसको हम सुलझा नहीं पाएंगे। और विश्व के जुड़ने का मतलब ये भी होता है कि जो विकसित देश हैं वो कम विकसित देश, विकासशील देशों की चिंताओं के बारे में तो जागरूक हो ही, पर उनकी इसके बारे में क्या सोच है, उनकी क्या रणनीति है, उसके बारे में भी वो उसको साझा करें और उसको मिलकर एक तरह से रणनीति बनाएं और आपस में तालमेल बढ़ाएं, ताकि पूरी जो कोशिश हो वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों से हो, ताकि इतनी बड़ी जो चुनौती है उसको हम सुलझा पाएं। और ये बात बार बार भारत ने कही है और ठीक है, साक्षात्कार में भी भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात फिर से दोहराई। जी, हमारे साथ शिशिर भी जुड़े हुए हैं COP28 सम्मेलन से डायरेक्ट दुबई से, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के कार्यक्रम की अगर बात करें शिशिर, तो 3 महत्वपूर्ण सत्र होने हैं, उसके विषय में भी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए हालांकि शुरुआत हो चुकी है। हमने देखा अपनी तस्वीरों में जिस प्रकार से जो पहला सेशन था जिसमें सभी नेता जो है उनका ग्रुप फोटो यहाँ पर किया हुआ, और अब जो है जो शीर्ष नेतृत्व है, जो दुनिया भर के नेतागण हैं वो हालांकि अब मीटिंग में जो है शुरुआत जो हिस्सा लेंगे और ये बैठक शुरू होगी। उससे बाद अगर देखा जाए भारत के लिए यहाँ से 3 प्रमुख बैठक का आयोजन यहाँ पे हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों बैठकों में शामिल होंगे, जिसमें सबसे पहली अगर हम बात करें तो ग्रीन क्रेडिट्स के ऊपर जो बैठक होगी, जिसमें भारत और UAE ये दोनों का साझा प्रयत्न है, ये प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ इस पहल के ज़रिए अगर देखा जाए तो किस प्रकार से ग्रीन क्रेडिट जो है वो मुहैया कराने की कोशिश भारत जो है दोनों देश करेंगे। यहाँ पर खासतौर पर जो कंपनीज़ हैं जो इन सभी बिंदुओं पर खासतौर पर जो रूल्स लेट डाउन किए गए हैं, अगर उनको उन दिशा में काम करती है तो जाहिर सी बात है कि उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम कह सकते हैं कि कंपनीज़ के जो प्राइवेट कंपनीज़ को उसमें भी यहाँ पे शामिल करने की कोशिश इस वक्त इस प्रयास के माध्यम से की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो, इंडिविजुअल्स शामिल हो, कंपनीज शामिल हो, प्राइवेट कंपनीज शामिल हो, तो एक बड़ा दायरा हम कह सकते हैं कि इसमें जुड़ सकता है। और इसलिए ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल जिसकी शुरुआत जो हम कह सकते हैं कि आज UAE और भारत कर रहा है। हालांकि इसके बारे में घोषणा पहले की गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बैठक होगी लीड IT 2.0। दरअसल भारत और स्वीडन का साझा प्रयास है ये, और 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी लीड IT के इस प्रयास को, और अब जो है लीड IT 2.0 जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है स्वीडन के साथ, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो इन सभी प्रयासों में किया जाए, ये उसका एक उद्देश्य होगा। तीसरा महत्वपूर्ण बैठक जिसमें प्रधानमंत्री जो है हिस्सा लेंगे वो है ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आज के तीनों अगर मीटिंग्स में बात करें तो 2 अगर देखा जाए तो फंडिंग से जुड़े हुए, क्लाइमेट फंडिंग से जुड़ी है, चाहे वो ग्रीन क्रेडिट की
बात करें या फिर क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें, तो ऐसे में भारत की प्राथमिकता इसमें स्पष्ट होती है कि किस प्रकार से भारत तो कार्य कर रहा है। जहाँ तक बात करें टारगेट्स की भारत की, जो डोमेस्टिकली हमने अचीव की है, क्योंकि 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ था तब से 2030 तक एक प्राथमिक लक्ष्य रखे गए थे। उन प्राथमिक लक्ष्यों में अगर देखा जाए, भारत ने कुछ लक्ष्य प्राप्त भी कर लिए है 9 साल रहते हुए, तो ये दर्शाता है कि भारत कितने आगे तेजी से हालांकि अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो, इसलिए भारत जो है प्रयत्नशील है। और इन प्रयासों के जरिए, फिर चाहे वो ग्रीन क्रेडिट हो, लीड IT 2.0 हो या फिर क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो, इनके जरिए भारत ये प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, कंपनीज से जुड़े, और जो टारगेट हमने रखा गया था कि 2070 तक हमें नेट ज़ीरो होना है, उस पर अचीव करने पे भारत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और इसे अकेले जो है भारत नहीं कर रहा, वो चाहता है कि इसमें बाकी अन्य देश भी जुड़े। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि ग्रीन, अगर बात करें ग्रीन क्रेडिट की बात करें जिसमें UAE उसके साथ साझा प्रयास कर रहा है, तो वही लीड IT की बात करें, स्वीडन के साथ मिलकर भारत ये काम कर रहा है। तो ऐसे में अलग अलग देशों को मिलकर जो है भारत इन सभी प्रयासों पर इस वक्त काम कर रहा है। इससे पहले भारत जो है सोलर अलायंस का हिस्सा भी था, और जब G20 भारत में आयोजित किया गया तो बायोफ्यूल मिशन जो है, बायोफ्यूल अलायंस जो है, वो भी जो है भारत ने उसकी प्रयास शुरू किया था, जिसमें कई कंट्रीज भारत के साथ जुड़ी थी। तो इन प्रयासों के जरिए भारत ये कर रहा है कि जितने भी जल्दी हो सके वो टारगेट हम अचीव करेंगे। और इन छोटी छोटी अगर हम बात करें चीज़ों की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएगी, कंपनीज को जोड़ पाएगी, जिसका फ़ायदा सीधा टारगेट अचीव करने में देश को होगा। जी, निश्चित तौर पर होगा। और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपसे अगर हम दोबारा उस बात पर जाएं जो प्रधानमंत्री के साक्षात्कार से निकलती है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की चिंताएं जो है उसको लीड करता हुआ नजर आता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत। और जब ये कहा जाता है कि जब हम समानता की बात करते हैं, जलवायु समानता की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि साझा जिम्मेदारियां सभी की होनी चाहिए, और ऐसे में जब ये बात ख्याल रखने की है कि विकासशील देश जो कि इस जलवायु की समस्या के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं है, बावजूद वो इस समस्या के समाधान के लिए साथ आए हैं, भारत का स्वर जो मुखर स्वर है, कितना एक तरह से जिसको कहते हैं कि गोलबंद करता है इस दुनिया के सम्मेलन में विकासशील देशों को। भारत ने क्लाइमेट क्राइसिस की पूरी डिबेट समानता और की भी बात की जी, और उसी के चलते जैसे कहा गया कि विश्व में जो आज क्लाइमेट क्राइसिस है जी, उसके कर्ता धर्ता तो हैं विकसित देश, पर उनका खामियाजा भुगत रहे हैं कम विकसित और विकासशील देश। पर वो जैसा आपने कहा कि आज इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, तो इसमें क्या सबकी जिम्मेदारी एक जैसी होनी चाहिए या सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होना चाहिए? तो मुझे लगता है ये बात जिसको हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि शेयर तो है सारी जिम्मेदारी, पर उसको अलग अलग जरिए से, अलग तरीके से सब देश उसमें शामिल होंगे। तो जाहिर है विकसित देशों को वित्त और तकनीक मुहैया कराना होगा, कम विकसित देशों को, विकासशील देशों को उसके साथ जुड़ना होगा। पर मैं एक बात यहाँ और थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगा कि भारत आज विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है जी। इसके कारण भी पूरे विश्व का ध्यान भारत पर जाता है, और खासकर इस दुबई में हो रहे शिखर सम्मेलन में, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होंगे, उसकी वजह से भी सा ध्यान जो है विश्व का वो भारत के प्रधानमंत्री की ओर जाता है। और इसीलिए आप देखें कि बहुत सटीक रणनीति सामने लाते हैं। अपने हाल ही में G20 के शिखर सम्मेलन में जो 20 नवंबर को हुआ था, उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री ने ग्रीन क्रेडिट्स की बात की थी और कहा था कि हमें जो जलवायु का ये चुनौती है, इससे लड़ने के लिए इंडस्ट्री लेड सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे, इसलिए उनको इंसेंटिवाइज करना जरूरी है। इनोवेशन की बात की, जिसके लिए उन्होंने IT की, जहां जो सेकंड सेशन होने वाला है, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, वहां भी लगातार भारत बात करता है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। और मतलब बहुत सटीक क्या हो सकता है, ठोस किस तरह से कदम आगे लिए जा सकते हैं, उस तरह की सोच दूसरे देशों को साथ लेकर भारत यहाँ फिर की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि क्योंकि मेजबान देश जो है UAE, वो भारत से बड़े अच्छे संबंध है, तीसरा सबसे बड़ा हमारा व्यापारिक हिस्सेदार है, तो वहां देश यदि आपका तालमेल बहुत अच्छा होता है तो आपको अपनी बात सबको समझाने की और प्रभाव डालने का मुझे लगता है और अच्छा अवसर मिलता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि क्योंकि चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति वहां नहीं होंगे,
तो भारत के प्रधानमंत्री को अपनी बात रखने का, प्रभाव बनाने का और विश्व का उनकी तरफ ध्यान से उनके साथ जुड़ने का मुझे लगता है कि अच्छा एक समावेश बनता हुआ नजर आता है। और यदि खास रणनीतियां ठोस जिनको हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं उन पर यदि बातचीत होती है तो हो सकता है कि इसके कुछ जो नतीजे हैं वो अच्छे निकले आने वाले 2 दिनों। जी, निश्चित तौर पर तो सभी को उम्मीद यही है कि इसके नतीजे अच्छे निकले आने वाले कुछ दिनों में। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, और दुबई से COP28 सम्मेलन से हमारे साथ सीधा जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए शिशिर सेलार, आपका भी शुक्रिया।